नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ में हम बात करेंगे बड़ी संख्या में नक्सलियों के द्वारा किए जा रहे आत्मसमर्पण पर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को एक साथ एक दो नहीं 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये एक बड़ी संख्या है। इन नक्सलियों की घर वापसी लोन वराटू अभियान के तहत हुई। लोन वराटू अभियान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में जून 2022 से शुरू हुआ था। इस अभियान का उद्देश्य नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने और समाज की मुख्य धारा में लौटाने के लिए प्रोत्साहित करना था। और इसका अर्थ घर वापस आइए। और इसी अभियान के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती रही है। सरकार का यह दावा है कि इस अभियान से हिंसा छोड़कर समाज में लौटने वालों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जिस अवधि में सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक नीति चलाई, उसी अवधि में घर वापसी भी ज्यादा हुई। 2023 से लेकर अब तक करीब 470 नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। नक्सलियों के कई बड़े लीडर एनकाउंटर में गए और नक्सली आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। ऐसी स्थिति में नक्सलियों के पास आत्मसमर्पण के अतिरिक्त ज्यादा विकल्प बचता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी सुकमा जैसे नक्सली क्षेत्र में 18 सुरक्षा कैंप स्थापित करके नक्सलियों के डर से आम जनता को कहीं न कहीं मुक्ति दिलाने की एक कोशिश की है, एक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। अब इस अभियान को जहां भाजपा सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है, तो कांग्रेस का यह कहना है कि नक्सली कमजोर पड़े हैं तो शिक्षा मित्र सहित तमाम लोगों की हत्याएं आखिर क्यों हो रही हैं? क्या सचमुच नक्सली संगठित होकर एक बार फिर अटैक शुरू करने की साजिश रच रहे हैं, या नक्सली आंदोलन डेडलाइन से पहले डेड होने वाला है? तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। मल्ले से मुलाकात कब हुआ था लास्ट टाइम आपका? मई 2024 जनवरी। उसके बाद मुलाकात नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। आप लोगों को कोई बच्चे हैं? बच्चे उच्चे नहीं है। क्यों नहीं? बच्चे क्यों नहीं पैदा किए? नहीं है, पार्टी में ऐसा बच्चे रखने का नहीं है। अच्छा, हाँ। बच्चे नहीं रख सकते? नहीं। नक्सल कैडर में काम करते हुए जी। तो कभी लगा नहीं, दुख नहीं लगा? नहीं, दुख नहीं लगा। मल्लेश को कुछ अपील करना चाहोगे कि आपस आ जाए? नहीं पूछा। मल्ले से कुछ बोलना चाहते हो आप? जी। क्या बोलना चाहते हैं बताइए। लेकिन उन लोगों को भी यहाँ मुख्य धारा में जोड़कर सिलेंडर होने के लिए आओ करके ऐसा मैं सोच रहे सर। सिटी भी लिखा है, इसी बीच में नारायणपुर बुलाया ना डीएसपी साहब, वहाँ जाके सिटी लिखा है आओ सरेंडर होने के लिए जैसा। मल्ले से कुछ चिट्ठी लिखा आपने? जी। उसका कोई जवाब नहीं दिया? जवाब नहीं दिए। इनमें से 30 ऐसे माओवादी जिन पर शासन द्वारा पूर्व से इनाम लगभग कुल राशि 40 लाख रुपए घोषित था, उनके द्वारा नक्सली की खोखली विचारधारा को छोड़कर आज मुख्य धारा से जुड़ने का कदम उठाया और जिला दंतेवाड़ा में उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसमें मुख्य रूप से डीआरजी, बस्तर फाइटर, एसआईबी, आईबी, सीआरपीएफ इनका रोल था, जिसकी वजह से आज 71 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया। नहीं, जाहिर सी बात है, जो हमारे ऑपरेशंस हैं, गिरफ्तारियां हैं और जो आत्मसमर्पण हो रहे हैं, लगातार हम लोग जो कम्युनिटी आउटरीच ग्रामीणों के साथ संपर्क कर उनको संपर्क स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसे कई माओवादी हैं जो आत्मसमर्पण करना भी चाहते हैं और कैसे न कैसे धीरे धीरे वो आत्मसमर्पण कर भी रहे हैं। बस्तर में 71 नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबर आई है। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। निश्चित तौर पर शांति की स्थापना होनी चाहिए और जब हमारी सरकार थी तो इसीलिए हमने वहाँ पर विश्वास, विकास, सुरक्षा के मूल मंत्र को लेकर बस्तर को नक्सलवाद से मुक्ति के लिए काम किया था। दूरस्थ क्षेत्रों में हमने रिमोट एरिया में हमने वहाँ पे कैंप बनाया। उसका फायदा अब मिल रहा है कि अब बस्तर धीरे धीरे नक्सलवाद से मुक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में अभी आई है तो नक्सली बस्तर से मुक्त करने के लिए अभियान में लगी है। जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, उनका भी शासन उस पर चाहती है कि मुख्य धारा में आ जाएं। और जो नक्सली जो वहाँ आदिवासी वर्ग है, लोगों को हत्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उसको भी ख़त्म करने के लिए पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। ये तो अच्छा है कि नक्सली खुद नक्सली का कार्य छोड़ के और समर्पण कर रहे हैं, ये तो एक अच्छी बात है। तो कह सकते हैं जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, 71 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है। तमाम अटकलों और संभावनाओं के बीच में एक तरह से सुखद तो है ही, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, इसे समझने का प्रयास करेंगे।
डॉक्टर किरण बघेल हमारे साथ जुड़े बीजेपी से, सीए सौरभ साहू प्रवक्ता कांग्रेस से, नागेश वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले एक तरह से कह सकते हैं किरण बघेल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, क्योंकि अब तक हम देखते थे कि 6-8 दर्जन भर नक्सली की इस तरह की संख्याएं होती थी सरेंडर करने वालों की। ये जो नंबर है 71 अपने आप में बहुत कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी का क्या स्टेटमेंट है इस पे? देखिए, किरण जी, चलिए लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वापस लौटेंगे इस पे। नागिन वर्मा जी भी हमारे साथ हैं। नागिन जी देखिए, हम लगातार बात करते रहे कि नक्सली आम जीवन में लौटना चाहते हैं। अब जिस उद्देश्य के लिए वो लड़ रहे थे शायद वो उद्देश्य बचा नहीं, तमाम तरह की अपनी बातें हैं, लेकिन ये जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, 71 नक्सली अगर एक साथ सरेंडर कर रहे हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, इसके मायने तो बहुत सीधे सरल है अभिषेक जी कि अब लोग नक्सलवाद से उब गए हैं और नक्सलवादी जो थे बस्तर में जिस उद्देश्य से माओविस्ट वहां पर काम कर रहे थे, सीधे सीधे उनका यही कहना था कि इस क्षेत्र में सोशल जस्टिस नहीं है, विकास नहीं है, लोगों के साथ अन्याय होता है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार की जो पुनर्वास नीति है लोन वर्राटू, स्वाभाविक रूप से इसने यहाँ बेहतर काम किया। दूसरी चीज, उन्होंने प्रशासन ने एक जो पहुंच बनाई है विकास के अलग अलग हिस्सों को लेके, तो इसका भी असर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखा है। और ग्रामीण जब विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से वो नक्सलवाद को एक समर्थन जो था उनका, वो कहीं ना कहीं चाहे वो भय के कारण करते हो या किसी भी कारण से, वो धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। एक तरीके से कहिए तो माओवाद का पैर वहां पर कमजोर होते जा रहा है, उनकी पकड़ जो है वो फिसल रही है वहां से। और दूसरी तरफ पुलिस और फोर्स जो है उसने पूरी मुस्तैदी से इस क्षेत्र को जो नक्सलवाद मुक्त करने के लिए एक मिशन बनाया और जिस पर अडग तरीके से वो काम कर रहे हैं, उसका भी एक प्रेशर जो है वो वहाँ काम कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आप इसे दोनों तरीके से देख सकते हैं कि जो क्षेत्र के जो आदिवासी थे, जो माओवादियों के प्रभाव में आ चुके थे और वो माओवादी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उनका भी एक तरीके से सीधे सीधे ब्रेन वॉश हुआ है और वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं, क्योंकि उनको पूरा आश्वासन मिल रहा है कि उनको पुनर्वास नीति का पूरा लाभ मिलेगा। वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, उनको जंगल जंगल नहीं भटकना पड़ेगा, उनको कभी भी किसी भी पुलिस की गोली, फोर्स की गोली का अब भय नहीं रहेगा। ये सारी चीजें जब आश्वस्त कर रही हैं। दूसरी चीज, एक लंबे समय से हर राजनीतिक दल की एक इच्छा तो थी कि बस्तर जो है विकास तभी कर पाएगा जब माओवाद यहाँ से खत्म होगा। तो इच्छा शक्ति सबकी थी और कहीं ना कहीं कमोबेश मैं ये मानता हूँ कि सबने उसके लिए बेहतर प्रयास किया है और अब उसका असर दिखने लगा है। 71 माओवादी एक साथ अगर आत्मसमर्पण पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बेहतर संदेश इससे मिल रहा है और आने वाले समय में और अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। निश्चित रूप से। किरण बघेल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी। किरण जी, 2020 से लोन वर्राटू अभियान चल रहा है, बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। 71 नक्सली, जिनमें 30 ऐसे भी जिनके ऊपर 60-60 लाख से ऊपर का इनाम घोषित था। तो क्या बीजेपी ये मानेगी कि पूरी सफलता आपकी है, या फिर भूपेश बघेल सरकार से जो अभियान शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है और नक्सलवाद शायद अपने अंतिम पड़ाव पर? बिल्कुल अभिषेक जी, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के संयुक्त नेतृत्व की नतीजा है कि आज बस्तर नक्सलवाद मुक्त होने की कगार पे है। चुनाव के पहले ही जब अमित शाह जितनी भी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पे आए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2026 तक हमारी सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ और भारत नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा। और यही इसी कगार पे हम हैं। और सिर्फ ये आपने जो योजना बताई वो भी नहीं, बल्कि नियत नैलना जैसी योजना चल रही जहाँ पे कैंप लग रहे हैं। सिर्फ कैंप नक्सलवाद को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि आसपास के जुड़े जो गांव है उसके विकास के लिए भी है। आपको बता दूं कि इस बार 15 अगस्त में 31 ऐसे गांव थे जहां पे पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। सुकमा की बात करूं तो ऐसे मंदिर जो 24-25 साल से बंद थे, राम मंदिर, उसको खुलवाया गया। और सरकार की जो पुनर्वास नीति है
उसके चलते और कहीं ना कहीं नक्सलवादियों का, माओवादियों का सरकार पे भरोसा और सरकार की नीतियों पे भरोसा बढ़ा है। तो इसका यही नतीजा है कि बड़े बड़े इनके कमांडर्स, उनका भी कहीं ना कहीं खात्मा हो रहा है। तो मनोबल भी इनका टूटा है। साथ ही साथ हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की बात करें तो उनका भी सहयोग कहीं ना कहीं रहा है कि जिस प्रकार इतने बारिश में भी हमारा नक्सल ऑपरेशन जारी रहा, और जिसके लिए तो मुझे लगता है हमारे गृह मंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जो लगातार बस्तर आते थे और सुरक्षा बल के जवानों के साथ डिनर करते थे, लंच करते थे, कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ाते थे। तो ये संयुक्त टीम रही है सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, कि ये नक्सलवाद अभी अंतिम चरण पे है और बस्तर में जो विकास की गाथा कहीं ना कहीं जिसमें रुकावट थी माओवाद, तो वो अपने अंतिम चरण पे है और बस्तर अपनी नई विकास की गाथा लिखने के लिए तत्पर है। किरण जी, आपने नियत निलयनार का जिक्र किया। नियत निलयनार और लोन वराटो में कोई अंतर है? मैं समझना चाह रहा था थोड़ा। बिल्कुल, नियत निलयनार ये एक कैंप है, सुरक्षा बलों का कैंप है, जहाँ पे जो भी गांव प्रभावित रहते नक्सलवाद में, उन गांवों के पास कैंप लगती है। सिर्फ कैंप नहीं लगते बल्कि उसके आसपास के गांवों को वहां पे शिक्षा, स्वास्थ्य पहुंच सके, ये भी हमारे सुरक्षा बल ध्यान रखते हैं। ध्यान क्या मतलब, ये एक पार्ट ऑफ ये दिस प्रोजेक्ट। और ये जो आपने योजना के बताया, इसमें अपने आप को आत्मसमर्पण की बात है। तो ये दो अलग अलग योजना है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार बस्तर वासियों के लिए लेके आ रही है। चलिए जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे, कांग्रेस का क्या स्टेटमेंट है सर? अब तो 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया। एक दिन पहले जब हम बात कर रहे थे कि नक्सलियों की केंद्रीय समिति और यह दंडकारिणी समिति ये कह रही थी कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, क्रांति की ज्वाला जगाए रखेंगे, कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर थी, उसके ठीक एक दिन बाद 71 नक्सली सरेंडर कर रहे। सौरभ जी, क्या कहेंगे इस पर? एक बड़ी सफलता। देखिए, बिल्कुल अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं अपने सुरक्षा बलों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये बड़ी सफलता है निश्चित रूप से, और हमारा स्टैंड तो इसमें हमेशा क्लियर है एंटी नक्सल और एंटी टेररिज्म वाले ऑपरेशन पे, कि कांग्रेस हमेशा ही सरकार के साथ भी खड़ी है, सुरक्षा बलों के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। और ये निश्चित रूप से 71 जो नंबर्स हैं वो एक बड़ी सफलता है हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके लिए। और 2 दिन पहले की भी जो नारायणपुर में जो 2 बड़े नक्सली मारे गए, उनके लिए भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा हमारे सुरक्षा बलों को। जैसा कि नागेंद्र जी ने भी कहा अभिषेक जी, कि जिस तरीके से सभी सरकारों का, चाहे वो 15 साल के रमन सिंह जी के शासनकाल की बात हो, चाहे वो हमारे 5 साल के शासनकाल की बात हो, और अभी जो सरकार यहाँ पर चल रही है, निश्चित रूप से नक्सली जो घटनाएं हैं या नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हर सरकार का अपना सहयोग रहा है। हमारे भी शासनकाल में हमने अथक प्रयास किया, और आप देखेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह जी जब बस्तर दौरे पर थे तो उन्होंने कांग्रेस के साथ 80% तक जो नक्सली घटनाओं में कमी आई थी उसकी तारीफ भी की थी उन्होंने खुले मन से। और कहीं ना कहीं हमारा ये जो प्रयास था कि नक्सली घटनाओं को कम करने के लिए सुरक्षा बलों के जो प्रयास हैं, जो डर का वातावरण बनाया जाए नक्सलियों के विरुद्ध, वो तो एक बात होती है, साथ ही ये भी प्रयास होना चाहिए कि हम उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ें। तो कांग्रेस के शासनकाल में अभिषेक जी, मैं कुछ डेटा है मेरे पास में, 35 हमने अंदरूनी इलाकों में कैंप जो नए खोले खोले वहां पर, और उसके साथ साथ जो शिक्षा, करीब आप मान के चलिए कि करीब 160 नए स्कूल हमने नक्सली इलाकों में बनाए। 113 गांव में जहां पर उसके पहले कभी बिजली पहुंची ही नहीं थी, तो वहां पर बिजली पहुंचाने का काम किया, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर पहुंची है। और इसके साथ साथ जो हमने वनोपज के भी जो न्यूनतम मूल्य घोषित किए, तो कहीं ना कहीं इससे शासन और प्रशासन की जो नीति है, योजनाएं हैं, इनके ऊपर जो ग्राम वासियों का, क्योंकि अल्टीमेटली जो नक्सलियों के लिए जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो ग्रामवासी होते हैं। तो सौरभ जी, मोटा मोटी ये माने कि आप ये कह रहे हैं कि ये सभी सरकारों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है जो नक्सली सरेंडर किया है। मैं इस पे एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। कांग्रेस लगातार आलोचनात्मक रही है इन बातों को लेकर, जो बड़ी मुठभेड़ हुई है नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में, उसमें लगातार आप सवाल उठाते रहे कि मासूम लोगों की हत्याएं हो रही है, उनकी जान ली जा रही है नक्सलियों के नाम पर, लगातार आलोचना की है। लेकिन ये भी बड़ा दिलचस्प है देखना कि ये जो बड़े स्तर पर जो मुठभेड़ हुई है और नक्सली जो मारे गए हैं, उसी समय अवधि में सबसे ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किए हैं। इस पर क्या टेक है कांग्रेस का? एक तरफ
निश्चित रूप से अभिषेक जी, जब इस तरीके की बड़े ऑपरेशंस होते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रामवासी प्रभावित होते हैं, और जिन जगहों पर हमको ऑब्जेक्शन करना था, जहां पर वहां के खुद बस्तर के ही आदिवासी आकर के, आपको ध्यान होगा कि सीएम हाउस में आकर के उन्होंने धरना भी दिया था और उन्होंने अपनी कंप्लेन भी दी थी कि वहां पर जो निर्दोष ग्रामीण है वो भी मारे जा रहे हैं और उनको प्रॉपर मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। इस मांग को लेकर के बस्तर के आदिवासी 1 साल पहले सीएम हाउस आए भी थे और उन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया था। तो अगर इस तरीके की कोई अप्रिय घटनाएं हो जाती है तो मुझे लगता है कि प्रशासन को मुस्तैदी से उनको मुआवजा और दूसरी जो भी सुविधाएं हैं उनके लिए, जो स्कीम जैसे किरण बघेल जी भी बता रही थी कि उनके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो उन स्कीम्स का लाभ मिलना चाहिए और उनको उचित मुआवजा मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। और ये भी आइडेंटिफाई होके ये क्लियर होना चाहिए कि ये ग्रामीण है और ये जो है ये नक्सली एक्चुअल में थे। तो एक अंतर, लेकिन एक अंतर दिखता है पूर्व की कांग्रेस सरकार और मौजूदा बीजेपी सरकार में, और वो अंतर ये है कि पूर्व की सरकार बड़े, कोई भी सरकार हो, रमन सरकार भी रही हो, बड़ी डिफेंसिव रही है। बैक फुट पर आप हमेशा नजर आते थे, नक्सली मामलों को लेकर बड़ा डिफेंसिव नजर आते थे, सफाई पेश करते थे अक्सर सरकार। ये जो मौजूदा सरकार है ये फ्रंट फुट पे खेल रही है, सीधे तौर पर कह रही है कि हम बातचीत तभी करेंगे जब आप हथियार डालेंगे, नहीं डालेंगे तो हथियारों का सामना करने के लिए, खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रही है। या तो चुन लीजिए कि आपको घर चाहिए, एक राहत भरी जिंदगी चाहिए, या फिर आपको हथियारों का सामना करना है। फ्रंट फुट पर लड़ाई इस वक्त मौजूदा सरकार लड़ रही है। क्या मानते हैं कि इस एग्रेशन का नतीजा है कि अब नक्सली हथियार डालने को मजबूर हो गए हैं? ये एग्रेशन पहले नहीं देखने को मिलता था, अब देखने को मिल रहा है। अभिषेक जी, निश्चित रूप से ये एग्रेशन का भी प्रभाव जरूर हो सकता है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि दूसरी जो सरकारें हैं वो बातचीत के लिए मना करती थी। अगर निशर्त कोई बातचीत करने के लिए रेडी है तो मुझे लगता है कि पूर्ववर्ती भी जो सरकारें थी, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, निशर्त बातचीत के लिए और वार्ता के लिए वो तब भी तैयार थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अब ऊपर में कहना चाहिए डबल इंजन की इनकी सरकार है, तो कहीं ना कहीं वहां से भी जो पावर सप्लाई हो रहा है और उसकी वजह से फ्रंट फुट पे खेलने का मौका मिल रहा है। तो सौरभ जी, क्या आपके इस बात का ये मतलब निकाला जाए कि जब आपकी सरकार थी तो वो डबल डेकर सरकार, क्या बोलते, डबल इंजन सरकार वाला मसला फंस रहा था, वहां मजा नहीं आ रहा था उतना? कुछ तो था अभिषेक जी, ये जग जाहिर है वाली बात है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मसला तो था। किरण जी क्या कहेंगे? थोड़ी तो है कुछ ऐसी नाराजगी, बोलते हैं ना, क्या वो शेर बहुत भूल रहा हूँ कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ एक लाइन थी मैं भूल रहा हूँ। किरण जी। हाँ, देखिए अभिषेक जी, अभी नागेंद्र जी ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, कहीं ना कहीं भूपेश सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति थी ही नहीं माओवाद को बस्तर से खत्म करने का। यही कारण है कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि नक्सल नीति बनाई जाएगी, नक्सल संवाद होंगे, और बहुत सारी बातों का जिक्र किया था। लेकिन 5 साल में एक भी नक्सलवाद नीति नहीं बनाई इन्होंने, और नक्सलियों के खिलाफ कोई नीति नहीं बनाई, और कहीं भी नक्सल संवाद तो 5 साल में एक भी, आपको याद होगा, एक भी नक्सल संवाद इन्होंने अभी तो सौरभ जी ने बताया कि हमने इतने स्कूल वहां पे खोले, लोन वराटू अभियान चला, नक्सलियों की, बता रही वो स्कूलों की भी बातें मैं बता रही हूँ। वो स्कूल जो बहुत रोड के अंदर हुआ करती थी, जहां से नक्सलवादियों का संचालन होता था, जहां से नक्सल गतिविधियां संचालित की जाती थी, उन स्कूल को जिन्हें हमारी रमन सरकार ने बंद किया था, इनकी सरकार ने 60,000, वो तो नक्सलियों ने क्षतिग्रस्त कर दिए थे स्कूली इमारतें। एक बात नहीं सुन लीजिए, उसको फिर से खोला गया ताकि नक्सलवाद वहां से फिर से पनप सके। आपने खुद ये स्वीकारा है कि जब तक 5 साल की इनकी सरकार थी, बस्तर से एक भी खबरें नहीं आती थी, माओवाद की खबरें नहीं आती थी, बम ब्लास्ट की खबरें नहीं आती थी। हमने नहीं स्वीकारा है, खुद अमित शाह जी जब आए थे तो वो तारीफ करके गए थे। और अभिषेक जी एक बात बता दो, कांग्रेस तो ये कह रही है कि अगर यही इच्छा शक्ति केंद्र से मिलती तो और जल्दी काम हो जाता। लेकिन किरण जी, क्या आप इस सच्चाई से इनकार करेंगे कि देखिए अभी भी सघन नक्सली क्षेत्रों में सरकार शिक्षा दूतों के भरोसे है, कोई वेल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ एजुकेशन का? हमारी 15 साल की रमन की सरकार थी, तब तक केंद्र में इनकी यूपीए की सरकार थी, तब भी हमारी रमन सरकार ने सुनिश्चित किया था कि सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, क्योंकि यूपीए की सरकार भेदभाव नहीं करती थी। ये तो आपने खुद ही स्वीकार किया, यूपीए की सरकार, राज्य की कोई भी सरकार रहे, उस पर कोई भेदभाव नहीं करती थी। फंड का फ्लो भी ये बड़ा दिलचस्प है नागिन जी, ये बड़ा दिलचस्प है। मैं नोटिस करता हूँ, देखिए कांग्रेस और बीजेपी चाहती तो एक ही चीज है, लेकिन मुझे लगता है नजरिया थोड़ा अलग अलग है कि कांग्रेस चाहती है कि थोड़ी संवेदनशीलता भी बरती जाए, बीजेपी का थोड़ा एग्रेसिव रुख देखने को मिलता है।
मुझे एक नाना पाटेकर की एक फिल्म है, उसका एक बड़ा सीन याद आता है जहां पर एक पत्रकार पहुंचता है, नाना पाटेकर साहब से बोलता है कि आप पुलिस वाले जो है मानव अधिकार का हनन करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो वो एक चोर को बुलाता है, बोलता है ये ले कोक पी, ये ले बिरयानी खा और बता तूने चोरी की है कि नहीं। तो वो कुछ नहीं बोलता, वो एक झापड़ मारता, तुरंत चोर सच बोलता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति नक्सलियों को लेकर देखने को मिलती है कि कुछ लोग प्यार से मानते हैं और कुछ लोगों को थप्पड़ मारना पड़ता है ताकि वो जाग जाए। बिल्कुल, बस्तर में नक्सलवादियों ने यही किया था। उन्होंने अपने चारों तरफ एक वातावरण बना के रखा था जिसका एक लेयर आप कह सकते हैं कि मासूम आदिवासी थे, और साथ ही ऐसे एनजीओज और ऐसे लोग थे जो उनके तरफ से पैरवी करते थे किसी घटनाक्रम में। वो धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है वो साफ हो रही हैं, क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं। बिचौलिए जो है वो अब नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने, फोर्स ने जो अपना कड़ा रवैया जो दिखाया है। दूसरी चीज, नियत नेल्ला नार की बात करें हम, तो ऐसे गांव जिनमें नक्सलियों का प्रभुत्व था, जहां पर वो जमे हुए थे, उन गांवों को धीरे धीरे खाली करा के उन गांवों को सरकार जो है आदर्श गांव बना रही है। वहां वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रही है जिसकी बात किया करते थे नक्सली की यहाँ ये चीजें नहीं है, इसलिए यहाँ पर नक्सलवाद है। तो जब वो सारे क्षेत्र मुक्त होते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ कोई भी आतंक जो होता है स्थानीय लोगों के बिना आप उसको नहीं फैला सकते। स्थानीय लोगों की आप हत्या करिए तब तो फिर आपका एक दबदबा बनता है उस क्षेत्र में, और वो डर के कारण आपके साथ होते चले जाते हैं। और वो डर जो है वो इतना फैलता चला जाता है कि वो पूरे समाज में, प्रदेश में, मतलब अब मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। सुकमा, बीजापुर में जो बड़ी संख्या में जो ये कैंप्स स्थापित किए गए सुरक्षा बलों के द्वारा, देखिए सिर्फ वो कैंप नहीं है, वो नेटवर्क भी स्ट्रांग हुआ है आम लोगों के साथ। कल तक जो लोग नक्सलियों के साथ थे, मुखबिरी करते थे पुलिस वालों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, वही अब नक्सलियों के लिए मुखबिरी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सली अपने आप को अपने ही क्षेत्र में घिरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी मदद इसमें उन्हीं ने की जो नक्सलवादियों के साथ थे। उन्होंने अब फोर्स की मदद करनी शुरू की है। उनकी मदद से उनकी रणनीति का पता चल रहा है, उनकी मदद से उन जगहों तक पहुंचना संभव हो पाया जहां तक के फोर्स कभी पहुंच नहीं पाती थी। दूसरी सबसे बड़ी चीज इस ऑपरेशन ये अब दिखाई दे रही है, अभी विगत कुछ समय से, कि पहले 4 महीने बरसात के जो होते थे वो किसी भी ऑपरेशन को बंद कर दिया करते थे। और मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टेट में बारिश शुरू हुई तो ये सब मुहिम जो थी वो रुक जाया करती थी। इस बार कुछ इस तरीके से काम हुआ है कि जाहिर है कि फोर्स की पाइपलाइन अगर बंद हो गई है तो उनकी भी बंद हो जाती है। तो इन दोनों चीजों को जब उन्होंने आपस में मिलाया और उसके साथ उन्होंने अपनी काम का जोर बनाया, उस क्षेत्र में जो प्रेशर बनाते चले गए, तो उसका अब नतीजा आपको स्वाभाविक रूप से दिख रहा है। और माओवादियों को भी समझ में आ गया कि अब ये किसी कीमत पर रुकने वाले नहीं है, ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और उनके साथ जो स्थानीय जो लोग थे वो इस तरीके से जो बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, अपने घर वापस आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। और सीधे सीधे उनको प्रशासन का एक भरोसा, क्योंकि आपने खुद कहा अभिषेक जी, आप देखिएगा कि किसी भी अपराधी को किसी अपराध के बाद पुलिस से इसलिए डर लगता है कि पुलिस के पास वो जाएगा तो पुलिस उसके साथ किस तरीके से बर्ताव करेगी। भले वो आश्वासन दे दे कि हम आप आइए तो सही, आपके साथ बैठेंगे, चाय पिएंगे, बिरयानी खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिसमें पीछे पीठ पे गोली मार दी जाती है, उनके एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो ये भरोसा जब कायम हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लोगों को वो चीजें दी जाएगी जिसके वो वाजिब में हकदार हैं, तो ये विश्वास जो है अब काम कर रहा है। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अलग अलग स्तर पे जो काम किए जा रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसके नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं। अलग अलग सरकारों में प्रयास किए जाते रहे, कहीं ना कहीं अपने अंतिम परिणाम की ओर पहुंच रहे हैं। उम्मीद है जो नक्सलवाद के अंत की जो डेडलाइन तय की गई है वो पूरी हो और छत्तीसगढ़ में अमन चैन कायम हो। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।